International School. Namaste and welcome to Adharshila Talks at RIS. Adharshila is a platform for intellectuals converging from diverse spheres of knowledge to share novel, deep, and insightful ideas of intellect that fuel thought, conversation, and action of the minds of our audience. We believe in fostering ideas that are both highly relevant and radically different to enrich the minds of our audiences. Joining us on this platform from across the country and the world, we strive to bring you the most accomplished and inspiring speakers that ignite invaluable knowledge sparks to spread the light of continuous learning and development among educators, teachers, administrators, students, and parents. RIS is delighted to host you on this delightful journey by facilitating this platform as our way of giving back to the community and stakeholders that keep us motivated. And of all things, we expect just one thing from you to share this light of knowledge with your friends, family, peers, and your network. Do invite them to register for these sessions or subscribe to our YouTube channel, Ramratna International School Official. Thank you for joining today, and we look forward to an inspiring session. Onward we go, forward we march. Best wishes from Ramratna International School. नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम बापूजी। बापूजी प्रणाम, मैं जया पारेख बोल रही हूँ। अभी देखते हैं बापू जी अभी सबसे और या तो उसको नरेश को देख लीजिए। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आधारशिला टॉक्स जहां एक नए पड़ाव पर पहुंचा है, वहां हम दूसरे किसी कारण से भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। वो है हमारे आज के वक्ता। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत अभिनंदन और आपका स्वागत। आदरणीय पद्मश्री रामेश्वर लाल जी काबरा, जो कि हमारे लिए बापूजी हैं, बापूजी के चरणों में मेरा और मेरे सभी साथियों का कोटि कोटि प्रणाम। सौभाग्य है कि आज इस छोटी सी उपलब्धि की घड़ी में आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। बापूजी के साथ ही हम बहुत आनंदित हैं कि हमारे साथ आज श्री महेंद्र जी काबरा, जो कि उन बापूजी के साथ हमें संबोधित करेंगे, जो कि UVLSS के अध्यक्ष हैं। उन्हें भी मेरा सादर नमन और अभिनंदन। हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री सुनील केजरीवाल जी और अन्य सदस्य, RRIS का स्टाफ और जितने भी अभिभावक जिन्होंने हमें आज साथ दिया है यहाँ पर उपस्थित रहकर,
और देश के सभी कोनों से आए हुए शिक्षक मित्र, आप सभी का स्वागत है, आप सभी को मेरा प्रणाम है। आधारशिला टॉक्स आप सभी के चरणों में समर्पित है। आप ही के लिए ये एक भेंट है जो RRIS ने एक छोटी सी शुरुआत के तहत की है। एक यात्रा जो इस संकट के समय में शुरू हुई पर पूर्ण उत्साह के साथ हुई। ये 23 अप्रैल को उसने अपना पहला कदम उठाया। वही आज एक पहले पड़ाव पर, जो कि उसकी आज 25वीं सीढ़ी है, वहां पहुंची है। आधारशिला टॉक्स पर आज आप 25वीं वार्ता में शामिल हो रहे हैं। हमने ये अनुभव किया इस दौरान कि अगर समय बदल जाए तो इरादे नहीं बदलने चाहिए, बदलना चाहिए तो अपने तरीके। तो आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वो कर पाए जो शायद कई बार हम इस महामारी के दौर से पहले भी नहीं कर पा रहे थे। तो जहां चाह वहां राह, इसे हमने साक्षात अनुभव किया। इस सोच के साथ कि हमने अपने तरीके बदले हैं, इरादे नहीं, आधारशिला टॉक्स का जन्म हुआ। आइए इस यात्रा की कुछ झलकियां देखें। अमित सर, कृपया छोटा सा वीडियो जो आपने बनाया है जिसमें हम पूरी 24 वार्ताओं की यात्रा देख सकते हैं, कृपया वो सबके लिए आरंभ कीजिए। तो मार्केटिंग हेड को आप पिन कीजिए, मार्केटिंग हेड, वहां आप ये प्रेजेंटेशन देख पाएंगे। रोहिदास परदेसी जी, कृपया प्रेजेंटेशन बंद कीजिए। एक उत्साह जो हम सब महसूस कर सकते हैं, ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इन सभी वक्ताओं ने अपना ज्ञान देने के लिए हमारे साथ कदम से कदम आगे बढ़ाया, कंधे से कंधा मिलाकर सारे शिक्षक मित्रों के लिए समय निकाला। तो आज इस घड़ी में मैं आप सभी वक्ताओं का और सभी सहभागियों का हृदय से आभार प्रदर्शित करती हूँ। आज का विषय कुछ ऐसा है
कि उसे स्कूल के संस्थापक और फाउंडर चेयरमैन से सुनने का अलग ही प्रभाव होगा। और अगर नई शिक्षा नीति के संदर्भ में देखा जाए तो होलिस्टिक एजुकेशन या समग्र शिक्षा, जो कि आज का विषय है, वो अत्यंत ही प्रासंगिक है। बहुत ही विनम्रता के साथ बापूजी और श्री महेंद्र जी का परिचय देने की धृष्टता कर रही हूं। श्री रामेश्वर लाल जी काबरा, हमारे बापूजी का जन्म 14 अक्टूबर 1933 को बंगाल के शेरपुर टाउन में हुआ, जो वर्तमान बांग्लादेश में है। एक समृद्ध परिवार में जन्म होने के उपरांत भी उन्हें 1947 के बंटवारे के कारण पूर्वी पाकिस्तान में अपना सर्वस्व छोड़कर नेपाल जाना पड़ा। नेपाल 15 वर्ष तक बापूजी की कर्मभूमि रही, जिसके पश्चात वे परिवार सहित 1962 में भारत में इंदौर आ गए और तत्पश्चात मुंबई आए। बचपन से ही बापूजी मानवीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय कार्यों में क्रियान्वित रहे। 22 वर्ष की उम्र से ही वे राष्ट्रीय व सामाजिक उत्थान के कार्यों में अविरत लगे रहे, जिसका क्रम आज भी जारी है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यों का विवरण कुछ संक्षिप्त में। सामाजिक कार्य का श्री गणेश 1955 में उन्होंने नेपाल मारवाड़ी सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में किया। नेपाल में ही सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। 1964 के पश्चात अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं में अनेक पदों का दायित्व ग्रहण किया, जो अविरत जारी है। भारत में 30,000 एकल विद्यालय स्थापित करने वाली संस्था फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के साथ कार्यरत रहे। माहेश्वरी प्रगति मंडल में 1968 में महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्गत मुंबई के सर्वांगीण विकास में योगदान तथा वर्तमान में कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक हैं। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के माध्यम से वेदों का पुनरुत्थान, ब्रह्मा और सावित्री वेद विद्यापीठ के संरक्षक, आर काबेल परिसर बरोड़ा में 2016 में गोविंद देव गिरी जी की वेद संस्कृत पाठशाला की स्थापना, मुंबई में केशव सृष्टि के 2000 एकड़ के बहुआयामी प्रकल्प के गठन में प्रमुख योगदान, रामरत्ना विद्या मंदिर तथा रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल के प्रणेता। कई सारे सम्मानों से बापूजी अलंकृत हो चुके हैं, उनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। भारत का हाईएस्ट सिविलियन, सर्वोच्च नागरिकता सम्मान जिसे कहा जाएगा, पद्मश्री, उससे बापूजी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा 2018 में सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और आनंद का विषय है। सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यों के लिए राजस्थान प्रगति मंडल द्वारा राजस्थान रत्न अवार्ड, उद्योग, वायर एवं मेटल उद्योग में कर्मठता व उत्कृष्टता में बॉम्बे मेटल एक्सचेंज द्वारा सम्मानित, गीता परिवार द्वारा स्वामी विवेकानंद अवार्ड से सम्मानित, माहेश्वरी समाज जयपुर द्वारा माहेश्वरी भारत गौरव सम्मान 2016। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में नेपाल से इंदौर तथा मुंबई आने के बाद उन्होंने व्यवसाय प्रारंभ कर 1986 में बड़ौदा में सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर्स का पहला उद्योग प्रारंभ किया। इसके पश्चात क्रमशः विभिन्न उद्योग एवं निर्यात की ओर अग्रसर होते गए। वर्तमान में मुख्यतः रामरत्ना इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हाउस, MEW इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रामरत्ना वायर्स लिमिटेड, RR काबेल लिमिटेड, रामरत्ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, रामरत्ना इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आदि का समावेश है। वर्तमान में समूह प्रगति की ओर लगातार अग्रसर है। 54 वर्ष की आयु में पुत्रों को संपूर्ण व्यवसाय का दायित्व सौंपकर पुत्रों के विशेष आग्रह पर RR ग्लोबल के चेयरमैन हैं। बापूजी, ये हमारा सौभाग्य है और आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आज आप हमारे सामने हैं। बापूजी हमेशा अपने आप को कहते हैं कि मैं 90 साल का बुजुर्ग नहीं, मैं 90 साल का युवा हूं। आप उस चीज को उनकी आवाज में, उनके विचारों में, पूरी वाइब्रेशंस जो उनके आसपास होती हैं उसमें आप महसूस कर पाएंगे। बापूजी के साथ आज हमारे बीच में श्री महेंद्र रामेश्वर लाल जी काबरा भी उपस्थित हैं। 25 अगस्त 1957 में विराटनगर नेपाल में जन्मे महेंद्र जी 1962 में परिवार सहित भारत में इंदौर, तत्पश्चात मुंबई में बस गए। इंजीनियरिंग स्नातक तथा डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त कर पारिवारिक उद्योग व्यवसाय में जुड़ गए। अपने तकनीकी ज्ञान के कारण उन्होंने उद्योग व्यवसाय में दिन प्रतिदिन नए नए आयाम स्थापित किए तथा वर्तमान रामरत्ना समूह को इस मुकाम तक पहुंचाया। बाल्यावस्था से ही महेंद्र जी की राष्ट्रीय भावना, शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों के प्रति विशेष रुचि रही है।
बापूजी के पद चिन्हों पर चलते सामाजिक व राष्ट्र उत्थान के कार्यों में संलग्न हुए, जिसका क्रम अविरत जारी है। सामाजिक क्षेत्र में पूर्व जिला संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घाटकोपर तथा बड़ौदा, संस्थापक अध्यक्ष भारत विकास परिषद घाटकोपर, अध्यक्ष उत्तन विविध लक्ष्य शिक्षण संस्थान उत्तन भायंदर, जिसके अंतर्गत रामरत्ना विद्या मंदिर और रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल संचालित है, कोषाध्यक्ष गीता परिवार, कार्यकारिणी समिति सदस्य माहेश्वरी प्रगति मंडल, पूर्व अध्यक्ष मध्य मुंबई क्षेत्रीय समिति, प्रबंध न्यासी हेमा फाउंडेशन, कई सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं में विशेष योगदान रहा। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में वे रामरत्ना समूह के कार्यकारी निर्देशक हैं। समूह के तकनीकी अन्वेषण एवं विकास व उत्पादन कार्य का दायित्व है। संरक्षक सदस्य द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उपाध्यक्ष वाइंडिंग वायर्स एसोसिएशन। श्री महेंद्र जी रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल के भी फाउंडर चेयरमैन हैं। आज आप दोनों को हम यहाँ पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी शिक्षक मित्रों को और सभी अतिथियों को, सभी सम्मानीय जनों को मेरा प्रणाम और स्वागत। और ज्यादा समय मैं न लेते हुए निवेदन करती हूँ, पहले महेंद्र जी आज के विषय पर अपना संबोधन रखें, उसके बाद मैं बापूजी से निवेदन करूंगी। महेंद्र जी, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े विस्तार से पूरा परिचय कराया। थैंक यू सर। हम तो सब अपने इस परिवार के सदस्य हैं जी। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगा। जी सर। हाँ जी। स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ सर, दिख रही है। यस सर, विजिबल। आज के कार्यक्रम के हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री सुनील जी केजरीवाल जी, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री विजय जी कोले तथा रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य जी श्रीमती जया जी पारेख, आपके द्वारा प्रारंभ किया गया आधारशिला का ये कार्यक्रम वास्तव में एक नींव की तरह है। विद्यालय में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त इसकी अत्यंत ही आवश्यकता होती है। समाज के विभिन्न क्षेत्र की विभूति इस तरह से अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है, ये समझना और जानना जरूरी होता है, जो हमें हमारे यहाँ भी आने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने में सहायक होती है। आज के इस विशेष रजत जयंती के कार्यक्रम में आपने तथा मुझे तथा बापूजी को आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। केशव सृष्टि का ये परिसर जो हम देख रहे हैं चित्र के साथ, और रामरत्ना इंटर स्कूल का ये चित्र हम देख रहे हैं साथ में, केशव सृष्टि का ये परिसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प सन 1982 के पश्चात, अनेक चुनौतियों के पश्चात इस भूखंड का अधिकार प्राप्त हुआ था। डॉक्टर अजंक्य, जिन्होंने इस भूमि को संघ को सौंपी, जिससे यहाँ पर अनेक अच्छे सामाजिक कार्य हो सके, और इस हेतु कृषि, गौशाला, वन औषधि, ट्रेनिंग सेंटर, शैक्षणिक के रूप में विद्या मंदिर तथा वृद्धाश्रम जैसे प्रकल्पों का चयन हुआ। शिक्षा ही समाज को नया दृष्टिकोण तथा नई दिशा दे सकती है। हमारे यहाँ का शिक्षा से दृष्टि से संपन्न समाज हमेशा ही कॉन्वेंट स्कूल की तरफ देखता आया है। अतः भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई, और इसी कारण आवासीय लड़कों के लिए सीबीएसई बोर्ड के साथ रामरत्ना विद्या मंदिर का प्रारंभ हुआ। मीरा भायंदर के निवासियों के लिए ऐसे अच्छे विद्यालय की आवश्यकता महसूस की गई और रामरत्ना इंटरनेशनल विद्यालय का प्रारंभ हुआ। हमारी प्रधानाचार्य जी जया पारेख जी सन 2007 से रामरत्ना से जुड़ी हुई है। आप जब स्कूल से जुड़ी उस समय मैं विद्यालय का चेयरमैन था। आपकी विलक्षण प्रतिभा
उसी समय ध्यान में आई और मैंने सभी सदस्यों को भी कहा, एक दिन निश्चित रूप से प्रधानाचार्य के रूप में आप कार्यभार संभालेंगी और निश्चित ही आप हमेशा विद्यार्थियों की चहिता शिक्षिका रही हैं। मीरा भाईंदर की दूरी के कारण शायद हम संख्या बल ना बढ़ा सके, किंतु एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापन केंद्र होने का गौरव प्राप्त हमें हुआ है। आज का जो विषय है समग्र शिक्षा, इसके बारे में चिंतन करते हैं तो मुझे लगता है सन 1997-98 में हमारे साथ बैठे हुए बापूजी, विमल जी केडिया और जितने भी सुरेश जी भगेरिया जैसे जितने लोग जुड़े, उन्होंने शायद उसी समय इस बात को जान लिया था कि समग्र शिक्षा की आवश्यकता सबसे अधिक होगी और इस वजह से ही ये उद्देश्य बनाए गए कि राम रत्ना विद्या मंदिर कल के सामाजिक रूप से जागरूक भारतीय नागरिकों को विकसित करने की इच्छा रखता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रबुद्ध नेतृत्व प्रदान करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हेमा फाउंडेशन ने भी बच्चों में अभिभावक, समाज व राष्ट्र के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का बोध करवाना, जिससे वे जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिक बन सके। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में हमारे विद्यालय बहुत अधिक बल देते हैं, किंतु आज आवश्यकता यह है कि जीव शास्त्र के साथ जीवन का शास्त्र कैसे सिखाया जाए और चित्रकला के साथ चरित्र निर्माण को कैसे अधिक महत्व दें, ये आज की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारी वर्तमान शिक्षण पद्धति परीक्षा के अंकों पर आधारित है, किंतु जीवन की परीक्षा में किस तरह से अग्रणी बने, इसका चिंतन हमें प्रारंभ की आयु से ही करना होगा। हमने ये देखा कि प्रारंभ में जब शिक्षा प्रारंभ हुई तो अशिक्षा के कारण घरों में मारपीट की छोटी मोटी घटनाएं, भ्रूण हत्याएं, दहेज प्रथा आदि छोटी समस्याएं थी, परंतु वर्तमान शिक्षा के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट, भ्रष्टाचार, पूंजीवादी, तकनीकी आतंकवाद, साइबर क्राइम आदि अनेक बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। हमने ये देखा कि हमारे घर बड़े हो गए लेकिन परिवार छोटे हो गए, हमें डिग्रियां अनेक प्राप्त हो गई लेकिन हमारी कॉमन सेंस कम हो गई। हम हर बात जो इस विषय पर देख रहे हैं, हम देख सकते हैं कि हमें घड़ियां जरूर महंगी मिल गई लेकिन आज समय किसी के पास नहीं है। इन विषयों पे हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ और अब यदि इसको परिवर्तन करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। तो वास्तव में आज सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो है समग्र शिक्षा की। इस शिक्षण पद्धति के माध्यम से हमने ये देखा कि इमोशनल डेवलपमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में कैरेक्टर फॉर्मेशन, ये समग्र शिक्षा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे बताते हैं कि 20% वो लोग सफल हैं जो वर्तमान में मार्क्स देने वाली शिक्षण पद्धति से रैंक लाए हुए स्टूडेंट है, किंतु 80% वही सफल है जो कि अच्छी भावनात्मक मूल्य अर्थात इमोशनल कोशंट को अच्छी तरह से रख पाते हैं। बुद्धि के साथ साथ मन का विकास अत्यंत ही जरूरी है। हमारी शिक्षण पद्धति सामान्यतः यह देखने में आता है कि 80% समय केवल अपना करिकुलम पूरा करने में ही लगाती है। नैतिक शिक्षा, मानवीय जीवन मूल्यों के लिए मुश्किल से 20% का समय दिया जाता है। हमें हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके समक्ष कुछ मूल्यों में परिवर्तन को मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे भारतीय जीवन मूल्य हमेशा यह रहे, वसुदैव कुटुंब की हमने बात कही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ये हमारा सूत्र रहा। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी कोई भी दुख का भागीदार न बने और दुख ना देखे, ये हमारा वैश्विक रहता था। सर क्षमा चाहूंगा, आपका प्रेजेंटेशन शायद बंद हो गया है, तो आपको एक बार दोबारा एक मिनट में वापस करता हूं। और बाकी सब जो पार्टिसिपेंट प्रेजेंटेशन है चालू है। सभी को महेंद्र काबरा पे पिन करना होगा। सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज चेक अंडर पीपल
आई थिंक नाउ इट्स स्टॉप। सर दोबारा करेंगे तो वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। राइट, हाँ अभी हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सर। ओके हाँ, तो हमने यह देखा कि हमारे जो भारतीय जीवन मूल्य थे और उसमें आज के जो आधुनिक मूल्य बने वो कैसे बने। जहां वसुधैव कुटुंब की बात होती थी, विश्व एक परिवार की, आज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जिसकी ताकत है वो टिका रहेगा, बाकी कमजोर हो जाएंगे। हमारे जीवन मूल्य ऐसे रहते थे, समर्थक, हम इन बातों के समर्थक थे। हम सहयोग की बात करते थे, हम सहिष्णुता की बात करते थे, हम शांति की, प्रेम की और समरसता की बात करते थे। सामूहिक निर्णय ये हमारा व्यवहार में होता था। सहयोग के सामने आज प्रतिस्पर्धा का विषय हो चुका है। सहिष्णुता के सामने हम देखते हैं विवाद, शांति के सामने असुरक्षा, भय, इस तरह की अनेक बातें हम देखते हैं। इसी तरह से हमारी जो कार्य प्रणाली थी वो कठोर परिश्रम की थी, अनुकंपा की थी और क्षमा की थी। आज परिवर्तन हुआ है कि हम किसी भी तरह से चतुरता से भी कैसे जीत जाए, छल से भी कैसे जीते, किसी का भी विनाश हो लेकिन हम विजयी हों। इसी तरह से हम हमेशा ये देखते थे, अनेकों में एक हम हैं, जितना बड़ा संसार उसमें से मैं एक हूं। लेकिन आज ये सोचा जाता है बहुतों में मैं एक कैसे बनूंगा। अलगाववाद, एकात्मवाद के बदले जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने इस मंत्र को दिया था, उसके बदले हम अलगाववाद की स्थिति में हम पहुंचे हैं। एक छोटा सा वीडियो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं अभी। दिखता नहीं, मैंने जो नोट लिया है। The world continues its life, and it is beautiful. It only takes two moments. You are not us. Air, earth, water, and sky. Without you. When you come back, remember you are with us. हमने ये देखा इस वीडियो में, और मुझे लगा हम सबको ध्यान में आया हुआ विषय। हम सब ने समझ लिया कि ये पृथ्वी के हम मास्टर्स हैं और हम पृथ्वी में जैसा चाहे वैसी चीजें हम कर सकते हैं। आखिर हम किसके मेहमान हैं? कौन है जो इस पृथ्वी, ब्रह्मांड तथा माया का संचालन करता है? कौन है जिसने छोटे से प्राणी चींटी से लेकर विशाल हाथी को जन्म दिया है? कौन है जिसने इतने प्राकृतिक सौंदर्य का निर्माण किया है? क्या हम जानते हैं? एक चीज जो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे आसपास रहती है और कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती है और निस्वार्थ भाव से हमेशा कर्तव्य निभाती है, हम सब जानते हैं वो कौन है। वो है हमारी प्रकृति माँ। तेज धूप हो तो पेड़ के रूप में ठंडी छांव देती है, गर्मी लगे तो हवा देती है, बीमार होते हैं तो औषधि देती है, भूख लगे तो फल देती है और प्यासे होते हैं तो जल देती है। ऐसे ही परम शक्तिशाली परमात्मा
यानी अलमाइटी की हम संतान हैं। इस अलमाइटी ने हमें जन्म दिया है, किंतु हम कब जन्म लेंगे, कहाँ लेंगे, किस समय लेंगे, किस परिवार में लेंगे, हमारे कौन माता पिता होंगे, क्या रूप हमें मिलेगा, क्या हमारा रंग होगा, ये सब बर्थ के समय तक हमें कुछ पता नहीं होता। ठीक इसी तरह से जो डेथ है उसका भी हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। हम अपनी अनेक योजनाएं बनाते हैं, अनेक सपने बुनते हैं, किंतु इस डी का निर्णय हमारे हाथों में नहीं होता है। आखिर हमारे हाथ में है क्या? तो हमारे हाथ में सी है। सी अर्थात चॉइस। हम बच्चों को एबीसीडी सिखाते हैं। मुझे लगता है कि हम जितने बड़े यहाँ पर बैठे हैं, ये एबीसीडी हमने यदि सीख ली, जिसमें चॉइस में हमें क्या चॉइस करना है, ये सीखना हमारे लिए शायद जीवन का अत्यंत ही आवश्यक विषय होगा। ये चॉइस को मैंने 3 भाग में बांटा है, और वो 3 भाग इस तरह से होता है। हम बिल्कुल छोटे से भी होते हैं, एकदम छोटे भी होते हैं, तभी बचपन से हम मित्रों को चुनते रहते हैं। मैं अपनी पोतियों को देखता हूँ कि वो 10-15 सहेलियों में से किसी एक या दो को अपने ज्यादा सहपाठी मानते हैं। अर्थात ये जो सहपाठी विषय या सोशल लाइफ, ये हमारी एकदम प्रारंभिक अवस्था से शुरू हो जाती है, और यही आगे चलकर हमें आगे सामाजिक जीवन तक ले जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने व्यवसायिक जिंदगी का विचार करते हैं, किंतु कई बार आज भी हम अधिकांश बच्चों में असमंजस की अवस्था देखते हैं। जबकि छोटी उम्र से ही रुचि का रुझान यदि पता चले तो वे बहुत ही शीघ्र नए कीर्तिमान कर सकते हैं। हमें बच्चों की इस विषय की जिज्ञासा को जगाने की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात जब हम बड़े होते हैं तो जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय होता है, हम कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। आप शिक्षक हैं, ये आपका निर्णय है। आपको कैसे जीवन साथी चुनना है, ये आप तय करते हैं। इस तरह से ये जो 3 पी मैंने कहे, पियर्स, प्रोफेशन और पार्टनर्स के साथ लगभग हम पूरा दिन, पूरे वर्ष व्यतीत करते हैं। ये सब किन बातों पे महत्वपूर्ण करता है? 3 बातें मैंने आपसे लिखी है। हमारा संवाद कैसे होगा? हमारा संवाद राइटिंग से संबंधित हो, रीडिंग से संबंधित हो, चाहे लिसनिंग से संबंधित हो, हमारे मैसेज, हमारी टॉक, हमारे डिस्कशन और हमारे कनेक्शन, हमारे लोग कैसे होंगे, ये बहुत कुछ आधारित करेगा हमारे संबंधों को लेकर। साथ साथ में कोई भी कार्य करते समय उसमें भावनात्मक मूल्य कितना है, इसको प्राथमिकता देने की अत्यंत आवश्यकता होती है। और यही स्वयं की संतुष्टि के साथ साथ परस्पर सहयोग से टीम के साथ कोलैबोरेट काम करने से ही सही मंजिल तक हमको ले सकती है। किसी भी कार्य तथा रिश्ते के साथ निष्ठा के साथ, कोलैबोरेशन के साथ तथा उसको कमिटमेंट के साथ, प्रतिबद्धता के साथ यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सुख व सफलता की ओर हमें वो लेकर जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हेमा फाउंडेशन ने हेम वर्च्यू, एक लर्निंग रेवोल्यूशन, वर्च्यूज अर्थात सद्गुणों की एक श्रृंखला बनाई है। कुल मिलाकर 48 जीवन मूल्यों पे काम हुआ, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक ये सारे विषय जो है सीबीएसई, एनसीईआरटी और उनके दिए गए तो मार्गदर्शन दिए गए, उन्हीं तरह से कक्षाओं के और बच्चों की उम्र के अनुसार इन विषयों को चुना गया। एक छोटा सा मैं प्रोमो आपको, ये जो 9 विषय हमने जो इस साल के लिए चुने उसका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
सब सही होता है, लेकिन सभी एरिया में डबल डेकर बस क्यों नहीं चलती? ये बच्चे कहते हैं और अगर ना लगी तो ऐसा क्यों सर? मैंने तुम क्लासरूम में क्वेश्चन पूछकर परेशान किया करते, अब तुमने बाहर भी स्टार्ट कर दिया। सब वॉल्यूम शायद थोड़ी कम है। मैं बढ़ा दूं? अभी है? पेड़ पौधे नहीं हमारे दोस्त हैं। पेड़ पौधे और हमारे अभी वॉल्यूम ठीक है? सर मुझे तो कम सुनाई दे रही है। If the एक participants can hear properly, you can please write in the chat box. वॉल्यूम कम बता रही हूँ। मम्मी क्या अलार्म क्लॉक किसने इन्वेंट की थी? तो इसके लिए Yes, sir. It is better now. It's not about being fearless. It's about acting in spite of. कीड़े से भी डर गया। We learn more when we answer to the question, not finding it. And we do learning the answer. मम्मी क्या अलार्म क्लॉक किसने इन्वेंट की थी? ये राशिफल सब सही होता है, भाई के सभी एरिया में डबल डेकर बस क्यों नहीं चलती? अब ये दुख क्यों होते हैं और अगर यहाँ लगी तो सूझ जाता है। ऐसा क्यों सर? तुम क्लासरूम में क्वेश्चन पूछकर परेशान किया करते थे, अब तुमने बाहर भी स्टार्ट कर दिया। Nature is love. Dedicated to loved ones. Nature is blessing. ये पेड़ पौधे नहीं हमारे दोस्त हैं। पेड़ पौधे और हमारे दोस्त। तो नहीं कुछ नहीं हो। मैंने सिर्फ पेड़ में ये नेम प्लेट क्यों लगाई? सर हम सभी पार्टिसिपेंट्स को ये वीडियो मेल भी कर देंगे। हाँ चलो, इट्स जस्ट 2-3 मिनट है, और ज्यादा नहीं। जी जी जी, क्योंकि आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ओके ओके। Experience tells you what to do. Confidence. मैं ऐसा करूंगा, वीडियो आपको भेज देंगे। हेलो, अभी सुन सकते हैं? यस सर, यस अच्छा सर। ठीक, वीडियो आपको भेज देंगे। ये जो वैल्यूज लिखी गई है, ये वैल्यूज पर इस साल के लिए सारे विषय हो रहे हैं। हम सबको पता है कि आज की स्थिति में फियरलेस ये जो विषय है, ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी। और हम ये देखते हैं कि इस फियरलेस वाले माहौल में हमने समाज के भावनात्मक मूल्य जो है वो खोए हैं। उनकी पुनर्स्थापना करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरे पास कई अनेक उदाहरण हैं, समय कम है इसलिए मैं इन उदाहरणों को नहीं लूंगा, लेकिन आज ये सबसे बड़ी आवश्यकता होगी कि हम वापस अपने भावनात्मक मूल्य को स्थापित करें। बच्चों ने अपने जीवन में जिज्ञासु रहना चाहिए। उन्हें अनेक प्रश्नों के द्वारा ही अनेक अनुसंधान हुए और इन अनुसंधान से ही हमारा विकास हुआ है। प्रकृति के बारे में हम सब ने देखा ही है, समझा भी है, और मुझे लगता है अब हमने उसका महत्व और ज्यादा अच्छा हम हमारे जीवन में आत्मविश्वास से भरपूर रहें तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही जीवन में हमेशा आशावादी बने रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। स्वच्छता विषय हमको पता है, स्वच्छता विषय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कई वर्षों से इस विषय की एक मुहिम चलाई है, और हम सब उनके सहभागी बनकर विकासशील देश में हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसमें स्वच्छता एक बहुत बड़ा रोल हमारे प्ले करने वाली है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से मैंने कहा आपको, आईक्यू के साथ ईक्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में एक और वर्ड कहूंगा मैं, सीक्यू, अर्थात कल्चरल वैल्यूज जो है वो भी हमारे उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हम इसके साथ बंधे रहेंगे, उसके साथ जुड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पूरे सामाजिक जीवन में परोपकार ऐसा गुण है जो हमें
हमेशा जोड़े रख सकेगा और हम स्वयं की संतुष्टि के साथ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे लगता है ये जो अंतिम विषय है, ये शायद आज का सबसे अत्यंत आवश्यक विषय है। हमारे आपस की इनर हार्मनी हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ और हमारे देश के साथ किस तरह से जुड़ी रह पाएगी, ये एक सबसे बड़ी चुनौती भी है। इन सारे 9 विषयों को लेकर हमने जो काम किया उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। 9 विषय कैसे हैं। पहला विषय, ये सभी विषयों पर 3 सप्ताह का एक कार्यक्रम रखा गया है जो 12 लर्निंग विषय इसके साथ जुड़े गए हैं। पहला विषय देखकर सीखना होता है, अर्थात ये जो मूवीज दिखाई गई है सारी मूवीज 22 से 25 मिनट की है जो इमोशन के साथ जुड़ी हुई है, हमें इन विषयों को से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे सप्ताह में इन्हीं जीवन मूल्यों को तार्किक समझ के साथ तथा भावनात्मक विषयों को और आगे बढ़ाने का काम करती है और अंत में हमारी राय तथा हमारे दृढ़ विश्वास को पक्का करते हुए ऐसे 3 सप्ताह का ये कार्यक्रम पूरा तय किया हुआ है। हम सब मिलकर एक अच्छी टीम वर्क के साथ इन विषयों को आगे बढ़ाएं और हमने जो गोल तय किए हैं उस जीवन को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हम एक लक्ष्य लेकर चले, उस पर ध्यान केंद्रित करें, सबका साथ सबका विकास, इस सिद्धांत को अपनाएं। मैं आपकी ही टीम का एक सदस्य हूं। हम सब टीम वर्क करके एक नई मंजिलों को कायम करें, नए कीर्तिमान स्थापित करें। अंत में एक सूत्र कहूंगा, काम ऐसा करें जो पहचान बन जाए, पाँव से ऐसा चले जो निशान बन जाए, जिंदगी ऐसी जिए जो मिसाल बन जाए और नेतृत्व ऐसा करे जो प्रमाण बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बापू जी के लिए मैं ज्यादा समय देना चाहूंगा और मैं अपना विषय पूर्ण करता हूँ। थैंक यू सर। समग्र शिक्षा पर आपने पूरी समग्रता के साथ प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। सर, अगर मैं आपसे ये अनुरोध करूं कि अगर आपको एक या 2 वाक्यों में बोलना हो कि समग्र शिक्षा क्या होती है, तो आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होगा? हमारे जो स्कूल ने विजन जो लिखा है हमारा, वो यदि हम उसको वापस बार बार पढ़ते रहे तो मुझे लगता है वो सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क है और उसी पर हमें बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर एंड फॉर री एम्फसाइजिंग कि हमारे स्कूल का जो मिशन विजन बनाया गया है उसमें वैसे ही समग्र शिक्षा का समावेश है। हम उसी को फॉलो कर लें, अक्षरशः तो हम समग्र शिक्षा दे पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं बापू जी से निवेदन करती हूँ, कृपया वे हम सबको अपने आशीर्वचनों से और अपने ज्ञान से संबोधित करें। प्रणाम बापू जी। धन्यवाद प्रिंसिपल महोदया, आपके अति सुंदर व शुद्ध शब्द हिंदी का सुनकर भावविभोर हो गया। वास्तव में मैं संकोच कर रहा था, विद्यालय है इंग्लिश मीडियम में और मैं संबोधन करूंगा हिंदी में, लेकिन आपने मुझे इस संकोच से विरत कर दिया, अतः आपका अभिनंदन करता। समस्त बंधु भगिनी को नमन एवं मेरे प्यारे बच्चों को स्नेह युक्त प्रेम। परम हर्ष का विषय है रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल आदरणीय श्रीमती जया पारिक को, जिन्होंने मुझे राष्ट्र के नींव रूपी महत्वपूर्ण 3 घटकों का अर्थात शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से वेबिनार के माध्यम से संवाद करने का अवसर प्रदान किया। भले ही वेबिनार के माध्यम से हो, लंबी अवधि के पश्चात आप शिक्षकों से मैं मिल पा रहा हूं, इसलिए पुनः प्रिंसिपल महोदय को अभिनंदन करता हूं। प्रिंसिपल महोदया जी, आपके कारण आज
रामरत्ना इंटरनेशनल विद्यालय इतनी ऊंचाई पर पहुंची है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ ये ऊंचाई क्रम से दिनों दिन बढ़ती जाए, दिनों दिन बढ़ती जाए। एक दिन ऐसा आए लोग कहने लगे कि वास्तव में किसी विद्यालय को देखना है तो चलो रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल केसर सिटी में, चलो रामरत्ना विद्यालय। आज धन्यवाद बापूजी। प्रिंसिपल महोदय जी, आपने जिस शब्दों में मेरा शब्दगुच्छ के द्वारा स्वागत किया, प्रशंसा की, स्वागत करने वाला इन्वेस्टमेंट करता है और करने वाला ऋणी होता है, इसलिए अनेक ऋणी के साथ में आज आपने मुझे इस ऋणी और जोड़ दिया। मैं इस ऋण को पूर्ण हो सकूं, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। आज के वेबिनार में शिक्षा का तात्पर्य समग्र शिक्षा से, अतः सहभागी घटकों को धन्यवाद रखते, उनसे संबंधित सहभागी घटकों को ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित विषयों तथा अन्य जीवन उपयोगी विषयों पर अपना मंतव्य प्रकट करूंगा। शिक्षा मानव जीवन का अधिकार है, शिक्षा मानव जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक एवं उपयोगी माध्यम है। अतः हम अपने जीवन में शिक्षा को अपनाकर सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। विद्या एकमात्र ऐसा धन है जिसे न तो कोई चुरा सकता है, न ही कोई छीन सकता है। विद्या रूपी इस ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है, जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। शिक्षा के संदर्भ में कहा गया है, अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है, शिक्षा से ही बन सकता है अपना देश महान, अपना देश महान। प्रसन्नता का विषय है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा का समायोजन किया है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा, हुनर शिक्षा, हुनर के संबंध में कई बंधु भगिनी शायद न जानते हो, इसलिए खुलासा करता हूं। प्रिंसिपल महोदय तो निश्चित रूप से जानती ही होंगी। हुनर का तात्पर्य है कोई ऐसा कार्य सीखना जिससे जीवन यापन कर सके। आदि के साथ साथ छात्र में व्यक्तित्व विकास का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्रों में कौशल विकास के माध्यम से सर्वांगीण विकास हो सके। अब शिक्षकों के संदर्भ में निवेदन स्वरूप कहना चाहता हूं, शिक्षक स्वयं को कुम्हार मानकर विद्यार्थियों को कच्ची मिट्टी अर्थात अपरिपक्व समझें। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी को अपनी इच्छा अनुसार उसकी आकृति बनाकर परिपक्व करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी छात्रों की बुद्धि कौशल के आधार पर शिक्षा की दृष्टि से जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी हो, उन्हें उन्हीं अनुसार बनाना चाहिए। सभी बालक कम या अधिक मात्रा में मेधावी होते ही हैं। उनके अंदर छिपी हुई मेधा को शिक्षकगण उजागर करने का प्रयास करें। किस छात्र में कौन सी विशेषता है, उनकी रुचि किसमें अधिक है,
उसका अध्ययन कर उसे उसी दिशा में अग्रसर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आने वाले कल का भविष्य हैं और भविष्य के निर्माता भी हैं। शिक्षकों का कर्तव्य एवं दायित्व है कि वे पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करवाने के अतिरिक्त भी विद्यार्थियों की मानसिकता एवं बुद्धि कौशल को समझकर शिक्षा के साथ साथ उनकी अभिरुचि के अनुसार ही उन्हें अग्रसर करना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए, कहने वाले शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन हकीकत है इसलिए कह भी रहा हूं। कृपया लकीर के फकीर मत बनिए, लकीर के फकीर न बने, अर्थात केवल स्कूल के पाठ्यक्रम सीमित न रहे। उन्हें कहता हूं केवल स्कूल के पाठ्यक्रम तक सीमित न रहें। आप रोबोट नहीं हैं जो प्रोग्राम फीड कर दिया वही करते रहें। प्रयत्न रहना चाहिए कि हमारे छात्र किसी न किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करें। आप इसमें सहमत होंगी प्रिंसिपल महोदया? बिल्कुल आपके साथ हूँ बापूजी, आप जो कह रहे हैं एकदम सही है और हम उसे पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है, शिक्षा से ही मिल सकता है। सर्वोपरि सम्मान, सर्वोपरि सम्मान। छात्रों के उत्कृष्ट जीवन निमित्त उन्हें उचित निर्देशन प्रदान करना, जिससे छात्र जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिक बनकर समाज एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी पर छात्रों के समक्ष प्रकाश डालना चाहिए। कलाम जी का जन्म रामेश्वर में अत्यंत गरीब मछुआरा परिवार में हुआ था। गरीबी की अवस्था में भी कठिन परिश्रम एवं संघर्षों का पार करते हुए ये इतनी ऊंचाई पर पहुंचे जिसका लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह का दूसरा उदाहरण अब्राहम लिंकन जी का। वे एक मोची के घर में जन्मे थे। ये परिवार भी अत्यंत गरीब था, पर लिंकन ने कठिन परिश्रम कर, स्वयं पर विश्वास रखकर, बाधाओं को दूर करते हुए अमेरिका के आदर्श राष्ट्रपति बने। अमेरिका के आदर्श राष्ट्रपति बने। अतः शिक्षकों का दायित्व है छात्रों को समय समय पर कलाम जी, अब्राहम लिंकन जी तथा ऐसे ही महान विभूतियों के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें ऐसी जिज्ञासा का भाव निर्माण करें, उनमें ऐसी जिज्ञासा का भाव निर्माण करें जिससे छात्र उनके जीवन चरित्र को समझने का प्रयास करें, ताकि जिस मार्ग से कलाम जी एवं अन्य विभूतियां आगे बढ़े उससे प्रेरित होकर हमारे छात्रगण विशेष उपलब्धि प्राप्त करें। शिक्षकों से ये भी विशेष निवेदन है कि वे जब देश की स्वतंत्रता के 2022 में 75 वर्ष पूर्ण होंगे तब राष्ट्र की समृद्धि हेतु आप लोग अपनी बुद्धि कौशल से अभी से तैयारियां प्रारंभ कर देंगे। प्रिंसिपल जी, अभी समय बहुत है और संस्कृति में कहा जाता है शुभम से शीघ्र से शुभम। जैसे वेबिनार समाप्त हो उसके बाद ये चिंतन शुरू कर दीजिए
कि हम ये 2 वर्षों में राष्ट्र उत्थान के लिए ऐसा कौन सा काम करें जो विश्व हमारे इससे प्रेरणा ले सके। बापूजी हम ये अवश्य करेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ हम ये जरूर करेंगे। धन्यवाद। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर संकल्प लेकर हम अपने देश के लिए ऐसा कोई अन्वेषण करें जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो, जिससे राम रत्ना इंटरनेशनल नाम रोशन हो। उन्हें दोहराता हूं, जिससे राम रत्ना इंटरनेशनल का नाम रोशन। कृपया छात्रों को ये भी बताइए कि तुम लोगों को बहुहुनरी प्रतिभाशाली बनना है। हुनर के संबंध में उन्हें डिटेल से बताइएगा। ये न जाने व्यक्ति के जीवन में कब काम आ जाए, ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष एक परीक्षा है, संघर्ष एक अवसर है। जितना अधिक संघर्ष करेंगे उतनी अधिक सफलता मिलेगी। इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुआरे से विश्व के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा देश के राष्ट्रपति बने कलाम साहब। इसलिए कहा गया है, रहा संघर्षों की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। व्यक्ति साधनों से नहीं साधन से महान बनता है। भावनाओं से नहीं भावनाओं से महान बनता है। शिक्षक बंधु भगिनी, ज्ञान दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। धन या साधन देकर किसी का उतना उपकार नहीं किया जा सकता जितना कि ज्ञान देकर किया जा सकता है। ज्ञान दान ही शिक्षकों का विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ उपहार है। मेरे विचार से जिस देश के शिक्षक इस भावना को लेकर चलते हैं वह देश अग्रसर होता है। हमने ये देखा है। अब छात्रों के संबंध में, मेरे प्यारे छात्रों, विद्यार्थी जीवन का गोल्डन पीरियड होता है। वो शायद इतना हिंदी में स्मरण काल में समझे, इसलिए गोल्डन पीरियड का उपयोग करता हूं, होता है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए आप लोगों को शिक्षकगण जो पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, जो समझाते हैं, उसे एकाग्रचित्त होकर मन पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। व्यक्ति छात्र जीवन में जो सुनहरे भविष्य का सपना देखता है, सीखता है, समझता है, जिस नैतिक गुणों का अपनाता है, वही उसके व्यक्तित्व चरित्र निर्माण का आधार बन जाता है। मुझे खुशी है, कुछ प्यारे बच्चों का मैं चित्र भी देख रहा हूं। प्यारे बच्चों, इसे सदैव स्मरण रखना, सपना वह नहीं जो नींद में आता है। वास्तविक सपना वह है जो साकार करके दिखाता है। वास्तविक सपना वो है जो साकार करके दिखाता है। प्रिय बच्चों, आप लोगों के लिए एक दादा के नाते महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। जीवन में सदैव जिज्ञासु बना रहना, इस विषय पर हेमा फाउंडेशन द्वारा निर्मित
प्रेरक लघु फिल्म जिज्ञासा को जरूर देखना। जैसा कि अभी महेंद्र ने बताया था, उसमें जिज्ञासा फिल्म एक थी। किसी भी कार्य को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझना, मिथ्य व्ययी बना रहना। मिथ्य व्ययी का तात्पर्य मेरे छात्रों रीजनेबल एक्सपेंसेस करना, राष्ट्र हितार्थ कुछ अलग करने की सोच रखना, आविष्कार करने का साहस रखना, कठिन रास्तों पर चलने की हिम्मत रखना आदि गुण अपने जीवन में अपनाना। प्यारे छात्रों, जीवन का लक्ष्य सदैव बड़ा रखना। पुनः कहता हूं, जीवन का लक्ष्य सदैव बड़ा रखना। इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है स्वयं पर आत्मविश्वास, समुचित योजना बनाकर संकल्प के साथ कार्य प्रारंभ करना, वह उस पर दृढ़ रहते हुए निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी बनाए रखना। ये भी ध्यान रखना, कार्यों में कभी कभी समस्याएं, रुकावटें, समस्या अर्थात प्रॉब्लम आते हैं। अतः प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना। अगर समझोगे तो प्रॉब्लम स्वयं क्रिएट कर लोगे। इसे अपॉर्चुनिटी समझकर धैर्य के साथ आगे बढ़ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के उस संदेश को सदैव स्मरण रखना। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो। पहले सूरज की तरह तपना सीखो। छात्रों, कल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में खिलौना इंडस्ट्रीज के संदर्भ में कहा, उसे समझना चाहिए। उन्होंने बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बच्चे क्रिएटिविटी को सामने लाएं। बच्चों के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर खिलौना का जो प्रभाव है, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज, आइए मिलकर खिलौना बनाएं। ये प्रधानमंत्री के शब्दों को उल्लेख कर रहा हूं। अब सभी के लिए लोकल खिलौने के लिए वोकल होने का समय है। मैं छात्रों से ये भी आह्वान करता हूं कि आप शिक्षा के पश्चात टॉयज इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ें तथा समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी के खिलौने बनाएं, जिससे खिलौने के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके। हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जब प्रधानमंत्री कल खिलौने के संदर्भ में बता रहे थे, उस समय अलग अलग प्रदेशों में किस प्रकार छोटे पैमाने पर खिलौनों का उत्पन्न किया जा रहा है, उसे दिखाया गया था, जिसे तुम लोगों को देखना चाहिए। क्योंकि खिलौने कुटीर उद्योग, सेमी लघु उद्योग और लघु उद्योग में बड़ी मात्रा में बनाए जा सकते हैं। अभिभावकों के संदर्भ में निवेदन है, प्रत्येक माता पिता यही चाहता है कि उनकी संतानें बड़ी होकर उनका नाम रोशन करें। ये स्वाभाविक है। प्राय बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं। इसलिए
आवश्यक है। माता पिता स्वयं अपनी भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों का पालन करते हुए प्रकृति के नियम के आधार पर अपनी दिनचर्या रखें, जिससे बच्चे देखकर अपने जीवन में अपनाएं। अभिभावकों का ये भी दायित्व है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे भी अपने शिक्षकों में माता पिता एवं गुरुओं के जैसा भाव रखें। उन्हें ये भी स्मरण करवाएं कि शिक्षकों की आज्ञा का पालन करते रहना, क्योंकि वे ही तुम्हारे छात्र जीवन के निर्माता हैं। अभिभावकों को विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की क्षमता के अनुसार ही उनसे अपेक्षा रहनी चाहिए। कृपया ऐसा कभी उन्हें न कहें, देख पड़ोसी में इतना नंबर लेके आया, तू यही है। कृपया उनका मनोबल कम न करें, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग मेधा होती है, अतः उन पर अतिरिक्त बोझ न डालें। माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य है कि बच्चों में नैतिक शिक्षा के गुणों का बीजारोपण करें। हेमा फाउंडेशन द्वारा इस दिशा में कार्यरत है, जैसा कि महेंद्र ने अभी बताया था। अब समस्त उपस्थित जनों के निमित्त छात्र एवं अभिभावकों को उद्योग व्यवसाय के संदर्भ में बताना चाहता हूं। पेरेंट्स बंधु अच्छी तरह सुनिएगा। पहले व्यापार शब्द को जानना उपयुक्त रहेगा। व्यापार शब्द का संधि विच्छेद होता है व्या प्लस अपार अर्थात व्यापार, अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो। स्काई इज द लिमिट। चाहे वे आकार में हो, चाहे वो प्रकार में हो। क्या 40-45 वर्ष पहले सोचा था कि हमारे देश में पानी भी बिक सकता है? वो भी आजकल तो गांवों तक भी ये स्थिति है, शहरों की बात तो छोड़िए। व्यापार प्रारंभ चाहे छोटे से करें, परंतु लक्ष्य सदैव बड़ा रखें। ऐसा कभी न सोचें कि मैं इतना बड़ा व्यापार कैसा करूंगा, क्योंकि मेरे पहले महेंद्र ने ही उद्बोधन दिया था, इसलिए उसी का ही उदाहरण देना उपयुक्त समझता हूं। महेंद्र जब 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था कि 3 भाई हैं, तीनों भाई एक बड़ी टेबल पर पढ़ रहे थे। तीनों को पूछा, चूंकि आज ये इसके विषय में ही कहता हूं, महेंद्र तो आगे जाके जिंदगी में क्या करेगा बेटा बड़ा होकर के? बोले बापूजी, इतने आत्मविश्वास, बापूजी मैं 60 लाख की इंडस्ट्री प्रारंभ करूंगा, 60 लाख की। और बापूजी के उन दिनों में 60,000 करना थोड़ा कठिन था। देखिए ईश्वर की कृपा, बच्चों का जैसा मन है ईश्वर को साथ देता है। महेश एनामल प्राइवेट लिमिटेड सन 1988 में न तो 61 लाख का, न ही 59 लाख का, एग्जैक्ट 60 लाख का प्रोजेक्ट हुआ। इसलिए प्यारे बच्चों, सदैव बड़ा लक्ष्य रखना। संसार में जितने भी बड़े उद्योगपति हुए हैं, वे प्रारंभ में छोटे ही व्यवसायी थे। चाहे वे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, नारायण मूर्ति हो, लक्ष्मी मित्तल हो, धर्मपाल गुलाटी हो, MDH मसाले वाला, आप लोग सब देखते ही हैं। सुना है कि पहले वो घोड़ा चलाता था और आज ये विश्व में मसाला के नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी अपने व्यापार को विश्व स्तरीय बना दिया। ध्यान रखे, छोटा मन से बड़ा नहीं होता, छोटा मन से बड़ा नहीं होता और टूटे मन से खड़ा नहीं होता। प्रिंसिपल महोदय, अगर 5-7 मिनट अधिक लगेगा चलेगा, या जितना? जी बाबूजी, जी बाबूजी, जी जी जी।
आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। ठीक है, आपकी अनुमति लेकर आगे बढ़ता हूँ जी। मेरा स्वयं का उदाहरण भी देता हूँ। प्रारंभ में आपके इस बापूजी ने 4 फुट बाई 12 फुट की जगह में दुकान प्रारंभ की। कितना? 4 फुट बाई 12 फुट की जगह में दुकान प्रारंभ की। फिर विचार आया, जिस माल को हम बेच रहे हैं, जिस माल को हम बेच रहे हैं, उस माल का उत्पादन हम क्यों न करें। इंडस्ट्री की कल्पना कहां से आई, ये भी जरा सा समझिए। एक दिन हम भागीदार के साथ अभी घूमने गए थे। वहां देखा कि पीली रंग की बहुत सी बसें खड़ी थी। मैंने अपने भागीदार जी से पूछा, इतनी बसें एक जगह किस काम के लिए खड़ी है? तो उन्होंने बताया, राम जी, मुझे वो राम जी करके पुकारते थे, कि ये एलएनटी की लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की बसें हैं। फिर मैंने जिज्ञासा की, क्यों? तो उन्होंने बताया, एलएनटी कंपनी अपने स्टाफ एवं कामगारों को लाती और ले जाती है। बस वहीं से प्रेरणा जागृत हुई और धुन लग गई कि हमें भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री प्रारंभ करनी है, इतनी बड़ी। हमारे पार्टनर खूब हंसे, राम जी 50,000 महीने का टर्नओवर नहीं है और आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री सोच ली। मैंने कहा, साबू जी, इंडस्ट्री इतनी बड़ी होके रहेगी, मेरे जीवन में तो मेरे लड़के करेंगे, लड़के नहीं हो तो मेरे पोते करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री होकर के रही। प्रभु कृपा से आप सब देख ही रहे हैं, जिस प्रकार छोटी सी दुकान से प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार इंडस्ट्री का प्रारंभ भी छोटी सी जगह से ही हुआ था। फिर प्रभु कृपा से धीरे धीरे उद्योग बढ़ता गया। जैसा लक्ष्य रखा था, वर्तमान में आधार केवल वह अन्य उद्योग के माध्यम से साकार हुआ। कहावत है, जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है। इसलिए मैं कक्षा के 6ठी से ऊपर के कक्षा के छात्रों से, प्रिंसिपल जी इसमें होंगे ना छात्र थोड़े? हाँ, थोड़े हैं। हाँ जी बाबूजी। तो आप उनको बताइएगा, आप कहेंगे तो मैं लेख भेज दूंगा आपको। जी। इसलिए मैं कक्षा 6ठी से ऊपर की कक्षा के छात्रों से कहना चाहता हूं, यद्यपि आपकी रुचि के अनुसार कार्य प्रारंभ करें, परंतु प्रयत्न ये करना है कि आप लोग स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करें। जो छात्र व्यवसायी परिवार से हैं, वे या तो पारिवारिक व्यापार को आगे बढ़ाएं, अन्यथा अपनी बुद्धि कौशल से वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार नया व्यापार प्रारंभ करें। मैं पेरेंट्स बंधुओं से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि उस धुन में न रहें कि लड़का जॉब करेगा तो तुरंत ही 5 लाख रुपए महीने का हो जाएगा। लेकिन पेशेंस रखिए, आपका लड़का अगर बिजनेस प्रारंभ करेगा, हो सकता है 3-4 वर्ष तक वो स्थिति न हो, आगे जाकर के ये 5 लाख का महीना उसके पीछे रह जाएगा। अतः उनको आप उत्साह बनाइए और उनका साहस बढ़ाइए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल 3 बिंदुओं का ही उल्लेख करता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। समय के सदुपयोग के निमित्त टाइम मैनेजमेंट बनाए रखना, अर्थात एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना। सभी स्तरों पर निरंतर सामंजस्य बना रहे, इस हेतु प्रयत्नशील रहना तथा आशंका, शंका, कुशंका व अहम एवं वहम से दूर रहना, क्योंकि
ये जीवन में सबसे खतरनाक होते हैं। शंका का प्रिंस महोदय आपको जानकारी है वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का, बस आपने इशारा कर दिया, आगे नहीं बढ़ता। जी बापू जी। ध्यान रहे, जीवन रूपी सड़क समतल नहीं होती, इसे पुरुषार्थ से समतल करना पड़ता है। अतः सदैव हिम्मत रखिए, किसी भी कार्य को असंभव मत समझिए, और असंभव अगर नहीं समझता है तो हनुमान जी की जीवनी को अच्छी तरह से पढ़िए। इसलिए कहा गया है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, किए बिना जय जयकार नहीं होती। उपस्थित बंधु भगिनी, जीवन ध्येय युक्त होना चाहिए। ध्येय जितना बड़ा होगा, चिंतन उतना ही बलवान होगा। इसलिए कहा गया है, एमलेस लाइफ इज नो लाइफ, द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन टू द एम ऑफ लाइफ। अर्थात लक्ष्यहीन जीवन कोई जीवन नहीं होता, लक्ष्यहीन जीवन कोई जीवन नहीं होता। अंतिम विषय व्यवहार के संदर्भ में, व्यवहार एक ऐसा विषय है जिसकी मानव जीवन में कदम कदम पर आवश्यकता रहती है। साथ ही ये प्रतिक्षण व्यक्ति की प्रवृत्ति में झलकता है। व्यवहार से ही व्यक्ति का आकलन होता है और इसी से उसकी पहचान बनती है। इसलिए व्यक्ति का व्यवहार सदैव सरल, सहज, समरस होना चाहिए। धन दौलत में निवेश करने वाला उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, धन दौलत में निवेश करने वाला उतना प्राप्त नहीं कर सकता जितना कि अच्छे व्यवहार में निवेश करने वाला कर सकता है। कई बार तो अच्छा व्यवहार मृत्यु की मुंह से बता देता है, मृत्यु की मुंह से बता देता है। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कभी भी न करें जो आपको दूसरे से पसंद न हो। गुणयुक्त व्यवहार दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लीजिए, गुणयुक्त व्यवहार दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लीजिए। जब अवगुण युक्त व्यवहार दिखाई दे तो अपने को आईना बना लीजिए, अपने को आईना बना लीजिए। संसार में न कोई किसी का मित्र, संसार में न कोई किसी का मित्र, न ही कोई किसी का शत्रु। ये व्यवहार के आधार पर ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, तलवार की कीमत उसके धार से होती है और इंसान की कीमत उसके व्यवहार से होती है, उसके व्यवहार से होती है। अच्छे व्यवहार का भले ही आर्थिक मूल्य न हो, लेकिन आपका अच्छा व्यवहार आपके जीवन को आदर्श बना देता है। अच्छा व्यवहार आपके जीवन को आदर्श बना देता है। प्रिय बंधु भगिनी, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, जहां के अन्न व जलवायु से हमारा भरण पोषण होता है, उसकी समृद्धि एवं प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहना हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए अंत में देश के प्रति कर्तव्य को परिभाषित करती हुई कविता की 2 पंक्तियां। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। औरों का हित हो जिसमें, औरों का हित हो जिसमें, हम भी तो ऐसा कुछ करना सीखे, हम भी तो ऐसा कुछ करना सीखे।
धन्यवाद। आप लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस मनोगत से सुना, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, मनन करता हूँ। पुनः समस्त शिक्षकों और मेरी प्रिया बेटी के रूप में प्रिंसिपल को अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके नेतृत्व में इंटरनेशनल जो नाम है वास्तव में इंटरनेशनल बने रहेगा, इंटरनेशनल बने रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद बापूजी, आपने इतनी महान बातें कही हैं कि उन्हें उसका चिंतन, मनन और मंथन करने के लिए अगले कई दिन हमें उसमें गुजारने चाहिए और हम गुजारेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने व्यवहार में पहले ये सब ला पाएं और बच्चों के सामने वो उदाहरण प्रस्तुत कर पाएं जिससे कि वो हमें देखकर ही सीख जाएं, कक्षा में उसका पाठ पढ़ाना ना पड़े, हम खुद एक किताब बन जाएं उनके लिए। और मुझे लगता है वो संभव है अगर ये ज्ञान की बातें जो आपने कही हैं उन्हें हम अपने जीवन में चरितार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी, मेरे पास शब्द सच में नहीं है जिन सही शब्दों से मैं आपका आभार व्यक्त कर सकूं। आपने सिर्फ यही नहीं बताया कि हम अपने आप में कैसे बदलाव ला सकते हैं और खुद व्यक्तिगत रूप से कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, आपने ये बताया कि कैसे पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और कैसे देश के उत्थान के लिए आगे बढ़ना है और परहित को सबसे सामने रखना है। किसी भी मुश्किल से डरना नहीं है, उसको एक मौके की तरह लेना है, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। ऐसे अनगिनत आज जो ज्ञान के मोती आपने दिए हैं उनके लिए सभी साथियों की ओर से आपका सादर अभिनंदन और आपको कोटि कोटि प्रणाम बापूजी। मैं आपसे आज संकल्प लेती हूँ, जो भी आपसे सीख रही हूँ उसको जरूर कोशिश करूंगी कि अपने व्यवहार में ला सकूं, अपने विद्यालय के पूरे एक माहौल में ला सकूं, पूरा कल्चर उसमें ढाल सकूं और हम सब मिलकर आपके सपने को पूरा कर सकें। आज आप हमारे सामने प्रस्तुत हुए और इतने अच्छे अपने आशीर्वचनों से आज हमें आशीष दिया है। हम जरूर उस मार्ग पर चलते रहेंगे जैसा आपने सोचकर इन विद्यालयों की स्थापना की थी। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। और आज जितने भी लोग इस सभा में उपस्थित हैं सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। समग्र शिक्षा कितनी व्यापक है, कैसे वो सिर्फ मेंटल एबिलिटी को चेक नहीं करती, कैसे वो मेंटल के बियॉन्ड जाती है, वो आज दोनों वक्ताओं से हमको सुनने को मिला और बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। मेरे साथी शिक्षक मित्र हम सभी इसको साकार करने में अपना पूरा सहयोग देंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद बापूजी, आज की इस 25वीं आधार टॉक को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। Was very enriching, very enlightening. बापूजी, प्रणाम बापूजी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चेयरमैन सर श्री सुनील जी हमें कुछ आपको 2 शब्द कहें। काम के लिए सुनील जी, केजरीवाल और उनकी पूरी टीम आपको सब तरह से सहयोग करेगी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो साधन हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा करना है, एक इस तरह का नया सोच करके आविष्कार करिए कि वास्तव में राम रत्ना इंटरनेट के महिला प्रिंसिपल बिटिया और उनके साथी ने ऐसा किया है। क्यों भाई सुनील केजरीवाल, आपके तरफ से मैं कहना कह दिया, ठीक है ना? प्रणाम बापूजी। हम लोग का कई दिनों से मन था कि हमारी स्कूल में आके आप हमारे को कुछ बातें बताएं। इस विचित्र माहौल में आपका ये प्रेजेंटेशन हुआ तो हम तो ये कोरोना के लिए थैंकफुल है। नहीं तो आपका आना नहीं हो रहा था और ये हमको आपकी गाइडेंस आपका मिलता नहीं हमारी पूरी स्कूल को। तो
कि ऐसे माहौल में हो सका, तो इनडायरेक्टली हमारे को इसका फायदा हो गया। जैसे बापूजी ने कहा, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाना है। हाँ, वही हो गई, वही हो गई। थैंक यू सर। तो चेयरमैन सर से भी मैं अनुमति लेना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करें, यहाँ विराम दें, पर जो भी सीखा है उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाते चलें। ओके, धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्ते और प्रणाम बापूजी, आप स्वस्थ रहें। नमस्ते, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंट। महोदय, कल प्रधानमंत्री ने डॉग की बात कही थी और अभी आपको देखने को मिल गया आपके पास में। आपने सुना होगा ना, डॉग की बात की थी कि ये भी हमारे हिंदुस्तान में हो, ऐसे अग्रणी हो, रक्षा की दृष्टि हो, कहीं हो, हमारे देश में इनको बहुत आगे बढ़ाया जाए। तो आप भी इसको ध्यान में रख के इसको आगे बढ़ाइए। जी बापूजी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी प्रार्थना के साथ आज हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक्स एवरीवन।